हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 का ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। 11.2 करने से पहले हम देखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लेन की बात करें। प्लेन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड and a linear equation in three variable represents a plane and linear equation in two variable represent a straight line। तो ये याद रखना है कि आपने 11th में जो पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन थी, 12th में आपको पढ़ना है प्लेन। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पर ABC क्या है? ABC आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन लास्ट वीडियो में डिस्कशन अपना हो चुका है। तो A, B, C आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। तो A, B, C को हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। D इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, इसके बाद हम जब चलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। d क्या है? यहाँ पर d इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो d इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए इसी फॉर्म को कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, अगर ये वाला ऑप्शन 4 ऑप्शन में नहीं दिया हो तो फिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक चीज़ मालूम होगी कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है एन कैप इज इक्वल्स टू एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वन। ये दे रही है, दो कॉन्स्टेंट मिलकर एक नया कॉन्स्टेंट बना लिया D1। तो D1 बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि चैप्टर के एंड की जो समरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में समरी जरूर लिखें। अब चलते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? लाइन क्या है? तो लाइन की इक्वेशन ये आपने देख लिया होगा, प्लेन लिख लिया होगा। अब प्लेन अगर आपने लिख लिया हो तो मैं लाइन के बारे में समझाता हूँ कि लाइन क्या है। तो लाइन के बारे में बात करें, देखिए द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन को अगर हम कंबाइंड रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन बन जाती है। उस लाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये ले लिए a1 b1 c1 d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों प्लेन है। ये प्लेन है, ये प्लेन है। ये दो प्लेन मिलकर क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। वन लाइन इनसे एक लाइन बनती है। तो ये याद रखिए आप, द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू प्लेन रिप्रेजेंट्स ए लाइन। दो प्लेन से हमेशा एक लाइन का निर्माण होता है। द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू प्लेन रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो दो प्लेन दे रखें या वन लाइन दे रखें। कभी आपको एग्जाम में ऐसा देते हैं द प्लेन्स आर, कभी ये प्लेन हटा के द लाइन इज। तो लाइन बोलेंगे तो दो प्लेन आपको दे के रखें, दो प्लेन से हम लाइन बनाते हैं। द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू प्लेन रिप्रेजेंट्स ए लाइन। The symmetric form of line is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. Here line passing through the point, देखिए ये लाइन है, ये लाइन x1 y1 z1 से पास होकर जा रही है और उसके डायरेक्शन रेशो है ABC इसके डायरेक्शन रेशो है। तो याद रखिए ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें दो चीज़ मालूम हो। क्या मालूम हो? एक तो पॉइंट जहाँ से लाइन पास होकर जा रही है और उसके डायरेक्शन रेशो ABC, उसके डायरेक्शन रेशो अगर हमें मालूम हो तो हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ABC भी आ सकता है, LMN भी आ सकता है, क्योंकि बीच में सिमेट्रिक का साइन है, इक्वल्स का साइन है। विद द हेल्प ऑफ ABC वी फाइंड LMN। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ABC से हम LMN कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ABC से LMN फाइंड आउट करने का तरीका L इज इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो आपने पहले देखा था। दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसलिए एक्सरसाइज शुरू करने से, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। अगर आप इसलिए आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है,
स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन का एक कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये बीच में इक्वल का साइन लगा है, इसलिए इसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। सिमेट्रिक यानी इक्वल का साइन लगा है, सिमेट्री है, सब में एक जैसा है, तो सिमेट्रिक में ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें दो चीज़ मालूम हो। कौन कौन सी चीज़ें मालूम हो, एक तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही वो, और उसके डायरेक्शन रेशो क्या है, ये चीज़ मालूम है। डायरेक्शन है, एंगल मालूम हो और पॉइंट मालूम हो तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर जो है ये पॉइंट है, पासिंग थ्रू पॉइंट। जैसे यहाँ पर 1 2 3 दे तो ए वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, यानी ये जो ए है, ए का मतलब है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, एंड बी शोज द डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होती है, जो ABC होता है, जो LMN होता है, जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है बी वेक्टर। अब डिटेल अपन बात करते हैं आगे, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज की केवल मैं आपको हिंट दूंगा किस क्वेश्चन में क्या करना है, किस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। साथ में और थोड़ी सी एक बात बता दूं मैं आपको, हटा दें इसको। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइंस, अगर हम लाइंस की बात करें, लाइंस की बात करें, a1 b1 c1 x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर लाइन पैरेलल हो तो ये पैरेलल की कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर कंडीशन है। ये आपको बता दिया मैंने कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन किस तरह से इसमें यूज़ होने वाली है। तो ये अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, तो ये दो लाइन दे रखी है, तो इसके नीचे वाले जो होते हैं इसका हमें काम पड़ता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करके सम करते हैं वो 0 होना चाहिए। अगर लाइन पैरेलल हो तो उसके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर और ये चीज़ फंडे क्लियर हो होंगे। एक जानकारी और दे दूं मैं, अगर आपको दो लाइन दे रखें, दो लाइन दे रखी हो तो फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा, दो प्लेन दे रखे हो तो फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा, ठीक है। पर एक लाइन और एक प्लेन दे रखा हो तो आपको लगेगा फॉर्मूला साइन थीटा। कैसे क्या होता है, साइन थीटा क्यों लगता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दो लाइन दे रखी हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला वही हमने जो डॉट प्रोडक्ट में लगाया था, वही फॉर्मूला जो हमने दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए लगाया था। तो दो एंगल फाइंड आउट करना, जब भी अगर दो लाइन दे रखें तो दो लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट करना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा, एक लाइन और एक प्लेन हो तो साइन थीटा लगता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, मैं बताते जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन डिफरेंट होगा उसे बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन तो लास्ट वीडियो में बता दिया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन मालूम है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे यस द लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, देखिए इसलिए हमेशा मैक्सिमम ये दोनों कंडीशन यूज़ होने वाली, ये दो कंडीशन यूज़ होने वाली। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया है। दूसरे क्वेश्चन बोला शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। दो पॉइंट दे रखें तो पहले हम dr निकालते हैं। dr का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इससे हम dr निकाल लेते हैं, ठीक। तो पहले वाले लाइन दो पॉइंट दे रखें, दो पॉइंट से पहले dr निकल जाएंगे, फिर उसके बाद के दो पॉइंट दे रखें उससे dr निकाल लेंगे। पहले वाले दो dr निकालने, उसको नाम दिया a1 b1 c1, दूसरे वाले को क्या नाम दिया a2 b2 c2। दोनों के dr मालूम पड़ गए, फिर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया। अगर दोनों बराबर 0 आ जाएं तो हम बोलेंगे यस द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस, ये दो पॉइंट दे रखे हैं और पैरेलल बोला है। आप खुद बताइए
पहले तो हम डी आर निकाल लेंगे। डी आर निकालने के बाद पैरेलल की कौन सी कंडीशन, इन दोनों में से पैरेलल की कौन सी कंडीशन, डी आर निकालने का ये फॉर्मूला, इससे डी आर निकलते हैं। ये है ए, ये बी और ये सी है, ठीक है, ये ए बी सी है, ये डी आर निकालते हैं। उसके बाद पैरेलल कंडीशन क्या होती है, ये पैरेलल A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि गिवन जो लाइंस है वो पैरेलल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। पैरेलल टू द गिवन वेक्टर का मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन की, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बता दीजिए क्या होगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, बोर्ड पर देखिए। दोनों बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको फंडा क्लियर हो जाए कि दोनों मेथड कैसे होती है सॉल्व, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट दे रखा, पॉइंट क्या है जरा देख के बता दीजिए। पॉइंट है इसके, पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये 1 2 3 पॉइंट है। इसको नाम दिया मैंने एक, चलो ये पॉइंट हो गया, इसको नाम दिया मैंने x1 y1 z1। और क्या दे रखा है आपको, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। पैरेलल टू द गिवन वेक्टर मतलब ये हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को अपन पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर हो जाएगा i + 2j + 3k। पैरेलल टू द गिवन वेक्टर को हम नाम दे देते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i + 2j - 2k, 3i + 2j - 2k। ओके, अब दोनों इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा i + 2j + 3k, ओके, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 3i + 2j - 2k। ये देखिए, ये कंप्लीट कर दिया मैंने ये। बस आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, यही आंसर है आपका, यही आंसर है। ये लैम्बडा कांस्टेंट क्वांटिटी, ये लैम्बडा हमेशा एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ऐसा कैसे रहेगा, ये आंसर है, बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना। जिसे ये बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। सर देख लीजिए नीचे क्या करना है, पहले देख लीजिए नीचे, ये है डी आर 3 2 - 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 2 - 2। चलो ये आ गया ए बी सी, जो डायरेक्शन बताते हैं किसका पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर से उससे डायरेक्शन निकल जाएगी। x - x1, तो ये हो जाएगा x - 1, y - 2 और z - 3, खत्म। ये दोनों आंसर हो गए। तो इन्होंने पूरा क्लियर बोला नहीं था कि कौन से फॉर्म में निकालना, पर हमने दोनों ही निकाल दिए। कौन सा फॉर्म निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, दैट मीन्स सिमेट्रिक फॉर्म भी हमने निकाल लिया। तो दोनों इक्वेशन कर दिया सब। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, 5th क्वेश्चन के हिंट ले लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इन कार्ट। देखिए अभी आ गया, इसमें तो दोनों ही निकालना है, तो अब दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। बताइए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन, यानी ए वेक्टर दे रखा है 2i - j + 4k। ए वेक्टर की वैल्यू है 2i - j + 4k, और डायरेक्शन दे रखी तो बी वेक्टर है i + 2j - k। ये क्वेश्चन नंबर 5th के हिंट आपको दे दिए। मैं वीडियो में बोलता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन सेम है उसके बारे में बताते जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, 4th और 5th दोनों सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। ये पासिंग थ्रू पॉइंट इसे बोलते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2i, लिखते जाइए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को हमेशा हम क्या नाम देते हैं, ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू देंगे -2 माइनस, ये ए वेक्टर की वैल्यू है -2i + 4j - 5k, ये ए वेक्टर। और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, उसमें नीचे देखते हैं 3 5 6, ये 3 5 6 डायरेक्शन बता रहे हैं, तो हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 5j + 6k। बस आपको वैल्यू पुट करना है, देन वी गेट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7th क्वेश्चन में, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, तो कार्टेशियन इक्वेशन
दे रखी है x माइनस 5, तो पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे 5 माइनस 4 और 6 पॉइंट हो गए। और डायरेक्शन बताने के लिए क्या है 3, 7 और 2, तो ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 5i माइनस 4j प्लस 6k, और बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 7j प्लस 2k। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यही है क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस, यानी दो पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो वेरी सिंपल, 2 पॉइंट देखिए, जरा बोर्ड पर देखिए, हमें ये फॉर्मूला मालूम है इसलिए मैंने बोर्ड वाला हटाया नहीं, देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम है x माइनस x वन अपॉन है। इसी को आपको देखिए, इसी चीज़ को मैं बता देता हूँ, ये जो a होता है, ये a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। क्या करा, ये a b से दें, a को क्या बोलते हैं x2 माइनस x, b को क्या बोलते हैं y2 माइनस, c को क्या बोलते हैं z2 माइनस। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब 2 पॉइंट दे रखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। कौन सा 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है ओरिजिन और एक दे रखा है ओरिजिन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ओरिजिन है, उसको नाम दे दिया आपने 0, 0, 0, और एक पॉइंट बी है, उस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 और 3। ये हो गया आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये फॉर्मूला कैसे, इसलिए कहा कि इस चैप्टर के एंड में फॉर्मूले की लिस्ट बनी है, समरी बनी हुई है, समरी को जरूर लिखें। समरी बार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन एक्सरसाइज वो सिंपल है, एक्सरसाइज वो सिंपल है। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फिर से दे रखे हैं। एक क्वेश्चन में यानी एक पैटर्न के 2, 3 सवाल दे रखे हैं, अगर आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th क्वेश्चन में देखिए फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। तो कैसे निकालेंगे आपको मालूम होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, तो इसमें आप देखिए, हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10th की हिंट दे रहा हूँ, हटा दो इसको, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वन वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्बडा, इसे कुछ और नाम दे दो, म्यू नाम दे दो, म्यू b2 वेक्टर। इसे आर बोल सकते, इसे एस बोल सकते हैं, इसे टी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एस आ सकता है, टी आ सकता है, अभी क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पर इसका एंगल निकालना था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर, खत्म। फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से क्या निकल जाएगा b1, यहाँ से क्या निकल जाएगा b2, b1 b2 निकल जाएगा। तो आपको बता देता हूँ b1 की वैल्यू क्या है, देख के बता दीजिए, ओरल बोल देता हूँ मैं। तो b1 की वैल्यू है 3i, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3i, ये b1 की वेक्टर लैम्बडा के साथ जो होता है वो b1 है, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 की वैल्यू क्या है i प्लस 2j प्लस 2k, वैल्यू पुट करना है, देन वी गेट आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर बता दिया आपको मैंने, कौन सा बता दिया, क्वेश्चन नंबर 10th। अब 11th क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं आपको पॉइंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th में जो पहली लाइन जो सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है उसमें है नीचे है 2 5 माइनस 3, 2 5 माइनस 3 है, तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 5
2, 5 और 3, 3 प्लस 1 माइनस से देख लीजिए, 2, 5 -3, तो -3 हो गया। चलो दूसरा वेक्टर क्या है बता दीजिए, दूसरा वेक्टर क्या है, उसी में दे रखा है -1, 8, 4, -1, 8, 4, -1, 8, 4, 8, 4, फिनिश। ये आपका आंसर है। ये B1 और B2 आ गया, B1 B2 आ गया तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन रेडीमेड दे रखी थी तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द पॉइंट दिस शो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। राइट एंगल है ना, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाना है, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाना है। अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्ट बता दिया कि ये B2, 5 -3 ऐसा लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमेशा पहले सिमेट्रिक फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर सिमेट्रिक फॉर्म आपने ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन नंबर 10th जैसे ही आपने, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे ही आपने 12th कर लिया, कैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, नीचे 3, 2p और 2 डायरेक्ट कैच कर लिया तो यहाँ से आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं बोर्ड पर इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली इक्वेशन लेता हूँ 1 - x देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ओके। देखिए ये हो जाएगा 1 - x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7y -14 अपॉन 2p इज इक्वल्स टू z -3/2। देखिए इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, है ना। x y z आगे होना चाहिए, तो यहाँ तो x y z आगे है नहीं, माइनस साइन कॉमन लेंगे, x -1, अब यहाँ पे 7 है जबकि यहाँ पे y अकेला होना चाहिए, सॉरी, तो 7 टेक आउट कॉमन, y -2 अपॉन 2p, z -3/2। ओके, इसको लिख सकते हैं x -1 बाय -3, इसको नीचे लिया है, y -2 अपॉन में 2p अपॉन 7 और ये z -3/2, तो इसके dr हो जाएंगे, dr हो जाएंगे -3, 2p अपॉन 7 और 2, इसको नाम दे देंगे a1, b1 और c1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी हम टर्न करेंगे। दूसरी इक्वेशन भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। दूसरी इक्वेशन है माइनस साइन कॉमन, तो 7x - 7 अपॉन में 3p, y -5 अपॉन 1 माइनस कॉमन, z -6 अपॉन 5, तो z -6 अपॉन 5 कर दिया। अब देख लीजिए, इधर से -7 कॉमन तो डायरेक्ट हो जाएगा x -1 अपॉन में 3p/7, आगे माइनस लगा दिया, y -5/1, z -6 अपॉन -5, तो इसके dr हो जाएंगे, -3p/7 -1 और -5, इसे नाम देंगे a2, b2, c2। अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, ये आपको लगाना है। इसको लगाएंगे तो आपकी p की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा सवाल है ये। तो जो क्वेश्चंस करने जैसा है, जिसको मैं कर रहा हूँ उसको आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है? यस, उसको आपको प्रॉपर लिखना है, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है
देखिए पहले मैं आपको विज़न बता देता हूँ कि शॉर्टेड डिस्टेंस है ना क्या। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है सर, दिख रही पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब मैं एसी लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ जो न तो पैरेलल हो न ही इंटरसेक्ट करें, ठीक है, यस। एंड दोज लाइन विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स, जिसे हम बोलते हैं स्क्यू लाइन्स, विषम रेखाएं। वे रेखाएं जो समानांतर भी नहीं है और प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, ऐसी रेखाओं को हम विषम रेखाएं कहते हैं, जिसको नाम देते हैं स्क्यू लाइन्स। दोज लाइन विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। तो देखिए ये देखिए दो लाइन्स है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमको ना तो पैरेलल चाहिए ना इंटरसेक्ट करें, ऐसी कंडीशन क्या होगी, तो देखिए ये इमेजिन करिए, ये एग्जांपल दे दिया मैंने। देखिए ये लाइन है दो, ये दोनों लाइन चल रही है, देखिए जरा, ये दोनों लाइन न तो पैरेलल है न इंटरसेक्ट कर रही है, ओके यस। इन दोनों लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस कम हो गया और डिस्टेंस कम हो गया और डिस्टेंस कम हो गया और ये डिस्टेंस कम होते होते डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो जाए तो लाइन कैसी करेगी, इंटरसेक्ट। ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसा कि अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में डिस्टेंस क्या होता है, जीरो, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो। अभी बताया मैंने, ये डिस्टेंस कम होते होते डिस्टेंस जीरो हो जाए। अगर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, बोथ लाइंस आर कॉल्ड ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है और शायद मैंने दिया भी है एमसीक्यूज में कि अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो लाइंस कैसी होती है। तो अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाए तो लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। उल्टा पूछ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, चार ऑप्शन आपको दे दें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस जीरो होता है। ऐसा भी एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पूरा डिटेल आपको बता दिया मैंने कि किस तरह से करना है। आगे चलते हैं, एक आखिरी बात ख़त्म करें तो शॉर्टेड डिस्टेंस अपना कंप्लीट हो जाए। शॉर्टेड डिस्टेंस, तो शॉर्टेड डिस्टेंस का मीनिंग भी बता दिया। ऐसी लाइंस जो न तो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट करती है, दोज लाइन विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, जिसे विषम रेखाएं कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आईएमपी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। सॉल्व्ड एग्जाम्पल निकाल लीजिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 11 में दे रखा है, जरा देखते जाइए, मैं बताते जा रहा हूँ। आईएमपी है, सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 11 सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखें। फाइंड शॉर्टेड डिस्टेंस, देखिए इसमें ए वेक्टर निकाल लिया, बी वेक्टर निकाल लिया, A2 B2 सब निकाल लिया। फॉर्मूला देख लीजिए, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड। बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 476। एनसीईआरटी बुक निकालें तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए, तो इसमें A1 वेक्टर आ गया, B1 वेक्टर आ गया, A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर और B2 वेक्टर, ये सभी चीज़ निकल गई है, ठीक है। अब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल 4 आइटम्स है, 4 आइटम्स हैं। उन चारों आइटम्स निकालने के बाद में शॉर्टेज डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट जरूर बनाए, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। और इसके आगे क्या लगाते हैं, मॉड। मॉड का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं या मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। न्यूनतम दूरी ज्ञात करो तो भी सबका मतलब एक ही होता है। टोटल इसमें 4 आइटम्स है, 4 वैल्यूज़ है। अगर हम इसे डायरेक्ट प्रॉपर करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इस टॉपिक में हमने इतना यहाँ तक कर लिया है।
तो यहाँ तक आप रिवीजन कर लें। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया ही है, पर वीडियो इसलिए बड़ा बना दिया कि पूरी एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट हो जाए, तो एक ही शॉट में आपका कंप्लीट वीडियो सबको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। अगला जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 3 बनेगा, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज के साथ में हमारे ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। एनसीईआरटी बुक रख कर आप पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।